दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इस चैप्टर के केस बेस्ड प्रश्न के बारे में। मैं आपको बताता चलूं कि सीबीएसई की जो सैंपल पेपर क्लास 12 के लिए आई है, वही क्लास 11 के एनुअल एग्जामिनेशन के लिए भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा और उसके हिसाब से आपके पास 2 स्रोत आधारित प्रश्न आएंगे, जिसको आजकल केस बेस्ड प्रश्न कहा जाता है। और एक स्रोत को देने के बाद 3 प्रश्न होंगे, जिनमें 2 प्रश्न 1-1 नंबर का होगा और तीसरा प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से एक स्रोत के आधार पर 4 नंबर का प्रश्न और फिर दूसरे स्रोत के आधार पर 4 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो 40 में 8 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं यदि आपने सिर्फ केस बेस्ड प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इसलिए यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहेंगी और आप पिछले वाले वीडियोस भी आराम से देख पाएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पहला वाला स्रोत देखते हैं जो नगर राज्य के बारे में है। और नगर राज्य के बारे में जो ये प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं कि कार्डिनल गैस्पारो कोंतारनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। 1534 में ये पुस्तक लिखी गई थी और इसमें इटली के जो नगर राज्य थे, वहां जो लोकतांत्रिक सरकारें चलती थीं, वो कैसे चलती थीं, वहां का जो नगर परिषद होता था, यानी कि जिसको आजकल के पार्लियामेंट या संसद की तरह हम कह सकते हैं, उनमें जो सदस्य होते थे, उनकी सदस्यता के लिए क्या नियम कानून थे, पात्रता क्या थी और किन गुणों की आवश्यकता होती थी, इन सब चीजों के बारे में इस स्रोत में चर्चा की गई है। तो आपको करना यह है कि आप इस स्रोत को कम से कम 2 से 3 बार धीरे धीरे आसानी से पढ़ें और इसमें जिन बातों के ऊपर चर्चा की गई है उन बातों को अच्छी तरह से समझ लें। जब आपने एक बार यह काम कर लिया, उसके बाद आपको इसके प्रश्न देखने हैं और फिर उसका उत्तर याद करना है। और जो प्रश्न यहां पूछे गए हैं उसका उत्तर भी साथ में दिया गया है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो एक बार जैसे ही आपने ये वाला स्रोत पढ़ लिया, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके बेसिस के ऊपर। जो पहला प्रश्न है उसका ये देखिए, प्रश्न है कि द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इस पुस्तक में किस विषय पर चर्चा की गई है? तो देखिए, ये हाफ प्लस हाफ, यानी कि ये 1 नंबर का प्रश्न है और अब इसका उत्तर देख लेते हैं। ये देखिए, द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस नामक पुस्तक के लेखक का नाम कार्डिनल गैस्पारो कोंतारेनी है और इस पुस्तक में वेनिस नगर के राज्य की जो लोकतांत्रिक सरकार थी वह कैसे चलती थी, वहां के नगर परिषद के सदस्यों की पात्रता क्या थी, इन चीजों के बारे में चर्चा की गई है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं जो 1 नंबर का है। ये देखिए, वेनिस नगर राज्य की परिषद में किन लोगों को सदस्यता मिलती थी, यानी कि कौन लोग थे जो एलिजिबल थे नगर राज्य की परिषद में सदस्य बनने के लिए। तो आइए इसका उत्तर अब देख लेते हैं। ये देखिए, वेनिस नगर राज्य की परिषद में 25 वर्ष से अधिक आयु वाले संभ्रांत वर्ग के सभी पुरुषों को सदस्यता दी जा रही थी। यानी कि 3 क्राइटेरिया था। सबसे पहले आपको पुरुष होना चाहिए, यानी कि महिलाओं को सदस्यता नहीं दी जाती थी। दूसरी बात
कि आपका संबंध संभ्रांत वर्ग से होना चाहिए, यानी कि उच्च वर्ग से होना चाहिए, और आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तो आपको सदस्यता मिल सकती थी। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यह है, देखिए, लेखक के अनुसार संयुक्त मंडल के कुशल शासन संचालन के लिए किन गुणों को आधार बनाया जाना चाहिए? यानी कि जो लोग शासन चलाते थे, जो लोग सरकार में होते थे, उनको किन गुणों के आधार पर उस शासन चलाने वाले संयुक्त मंडल की सदस्यता दी जानी चाहिए, उसका आधार क्या होगा, इसके बारे में यह प्रश्न है। आधार यानी कि क्राइटेरिया के बारे में यह बात हो रही है। ये देखिए, तो देखिए इसका उत्तर अब देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो वो ये करता है कि संयुक्त मंडल के कुशल संचालन के लिए एक तो योग्यता और दूसरा संपन्नता को आधार बनाना चाहिए। यानी कि व्यक्ति योग्य तो हो ही, साथ ही वो संपन्न भी हो आर्थिक दृष्टिकोण से। और इसके साथ ही वो कहता है कि उदार वातावरण में पोषित सच्चरित्र नागरिकों को भी शासन संचालन का अधिकार होना चाहिए। यानी कि ऐसे लोग जिनका वातावरण उदार था, जिसमें उनका पालन पोषण हुआ था, और वो सच्चरित्र नागरिक भी होने चाहिए। ऐसे लोगों को संयुक्त मंडल का सदस्य बनाया जाना चाहिए, ऐसे गुण उनमें होने चाहिए। ये इसका उत्तर है। तो ये 3 प्रश्न हो गया पहले स्रोत के आधार पर, जिसका नाम था नगर राज्य। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा वाला स्रोत देखते हैं। ये देखिए, दूसरा वाला स्रोत ये है, और ये जो स्रोत है, एक चित्रकार हुआ करते थे अल्बर्ट ड्यूरर। उन्होंने ये एक चित्र बनाया था। आप देख रहे हैं 2 हाथ हैं जो प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, और इस चित्र का नाम है प्रार्थना रत हस्त। तो इस पूरे पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़िए, कम से कम 3 बार समझिए कि इसमें किस बात की चर्चा की गई है, और उसके बाद इन प्रश्नों को देखिए कि ये क्या प्रश्न है और उनका उचित जवाब क्या होगा। सबसे पहला प्रश्न देखिए, प्रार्थना रत हस्त नामक रेखा चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। अब देखिए, ये प्रार्थना रत हस्त, यहां आप देख सकते हैं, ये इसका नाम ही है। तो इसका चित्रकार कौन है, ये आपको बताना है, और यह चित्र किस वर्ष बनाया गया था, ये भी आपको बताना है। तो यदि आपने इस स्रोत को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको ये पता लगेगा कि इस चित्र को अल्बर्ट ड्यूरर ने बनाया है, और यह चित्र 1508 ईस्वी में बनी थी। यहां देख सकते हैं ड्यूरर का तूलिका चित्र 1508, जिसका नाम है प्रार्थनारत हस्त। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, इस रेखा चित्र से 16वीं शताब्दी की इतालवी संस्कृति के बारे में क्या आभास होता है? इतालवी संस्कृति मतलब इटली की संस्कृति। तो इटली की संस्कृति के बारे में कि 16वीं शताब्दी में इटली की संस्कृति कैसी थी, इसके बारे में क्या जानकारी अपने को प्राप्त होती है, इस चित्र को अगर हम देखते हैं तो ये वाला सवाल है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, ये है इसका उत्तर कि इस रेखा चित्र से 16वीं शताब्दी की इटालवी संस्कृति के बारे में यह आभास होता है कि यहां के लोग गहन रूप से धार्मिक थे। यानी कि लोग अत्यंत धार्मिक प्रकृति के हुआ करते थे। लेकिन इसके साथ ही यह भी इंपॉर्टेंट है समझना कि उन्हें मनुष्य की योग्यता पर पूरा भरोसा था कि वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा भी सकता है। यानी कि धार्मिक होने के बावजूद वो लोग पूरी तरह से धर्म भीरू नहीं थे, बल्कि मानव की योग्यता के ऊपर भी उनका भरोसा था, और वो मानते थे कि इंसान दुनिया और ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उन रहस्यों को सुलझा सकने की शक्ति भी रखता है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया इसके ऊपर, ये भी 1 नंबर का होगा। और तीसरा प्रश्न देखिए,
अल्बर्ट ड्यूरर ने चित्रकला के विषय में क्या विचार व्यक्त किए हैं, यानी कि अल्बर्ट ड्यूरर का चित्रकला के विषय में क्या विचार है, यह सवाल है। क्योंकि वो खुद ही बहुत बड़े चित्रकार थे और उन्होंने बहुत बढ़िया चित्र बनाया था। तो देखिए ये प्रश्न है, ये उत्तर है आपका। अल्बर्ट ड्यूरर के अनुसार कला प्रकृति में रची बसी होती है, और जो व्यक्ति इस सार को समझ लेता है कि कला प्रकृति का ही एक अंग होता है, तो उसके लिए एक अच्छा कलाकार बनना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी बात कि एक कलाकार गणित के माध्यम से भी अपने कला को दर्शा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें तरह तरह के रेखा चित्र बनते हैं और उन रेखा चित्रों के माध्यम से एक अच्छा चित्र बनाया जा सकता है। साथ ही ड्यूरर ये भी कहते हैं कि जिंदगी की अपनी आकृति से चित्रकार की कृति जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर उसका चित्र होगा। यानी कि हमारा जो कैरेक्टर होता है, हमारी जो पर्सनालिटी होती है, उसी हिसाब से हम अगर चित्रकारी करते हैं तो हम बढ़िया चित्र बनाने में सफल होते हैं। और अगली बात वो ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक उसने अपने मन को जीवन के प्रति छवि से ना भर लिया हो। यानी कि आप जिस तरह का चित्र बनाना चाहते हैं उसके साथ अपने मन से जुड़ जाइए, तभी आप एक बढ़िया चित्र, एक बढ़िया छवि बना पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो चित्रकला के विषय में अल्बर्ट ड्यूरर कहते हैं। तो ये 3 प्रश्न हो गए आपके स्रोत संख्या 2, जो अल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा बनाए गए चित्र प्रार्थना रत हस्त के बारे में है। और अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न, और उसके पहले हम स्रोत देख लें। ये वाला, ये स्रोत देखिए, ये एक स्वनिर्मित रूप चित्र है लियोनार्डो दा विंची का। लियोनार्डो दा विंची एक बहुत बड़े चित्रकार हुए थे और उन्होंने अपना रूप चित्र खुद ही बनाया था। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये लियोनार्डो दा विंची का है। तो कम से कम 3 बार आप इस स्रोत को अच्छी तरह से पढ़ें और उसके आधार पर इसके प्रश्नों को देखें। तो ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि यह स्वनिर्मित रूप चित्र किसका है। ये है सवाल कि ये है किसका। तो इसका जवाब क्या है? ये लियोनार्डो दी विंची का चित्र है। पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए कि लियोनार्डो दा विंची की अभिरुचि किन विषयों में थी, उनके द्वारा बनाए गए किन्हीं 2 चित्रों का नाम लिखिए। दो पार्ट है इस प्रश्न के। एक तो किन विषयों में उनकी रुचि थी ये आपको बताना है, और उन्होंने जो चित्र बनाए थे उनमें से किसी 2 का नाम आपको लिखना है, क्योंकि उनकी आदत थी वो जो चित्र बनाते थे उस चित्र का वो नाम भी रखते थे, और प्रायः आजकल भी चित्रकार ऐसा ही करते हैं। तो देखिए ये है इसका उत्तर। लियोनार्डो दा विंची की अभिरुचि वनस्पति विज्ञान में थी, शरीर रचना विज्ञान में थी, गणित में थी, और साथ साथ कला में भी उनकी रुचि थी। तो हर विषय में उनको जानकारी प्राप्त करने की अभिलाषा रहती थी। और अब आपको यह बताना है कि उनके द्वारा बनाए गए किन्हीं 2 चित्रों के नाम बताइए। तो 2 चित्रों के नाम क्या हैं? मोनालिसा और दी लास्ट सपर। ये 2 चित्र हैं। मोनालिसा के चेहरे पर जो स्माइल है उसके लिए ये चित्र पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, ये आपको पता है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न ये वाला है। देखिए, लियोनार्डो दा विंची का क्या सपना था? लियोनार्डो दा विंची क्या सपना देखते थे? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊं तो उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यहां जो 3 इंपॉर्टेंट स्रोत हमने पढ़े, ये पार्ट 1 है, और इसका जो अगला वीडियो होगा वो दूसरे जो इंपॉर्टेंट स्रोत आधारित प्रश्न होंगे, जिसको केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनमें उन स्रोतों को डिस्कस किया जाएगा। इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चर्चा करें कि लियोनार्डो दा विंची का सपना क्या था। तो कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची का सपना यह था कि वह पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकें।
वो हमेशा चाहते थे कि जिस तरह से पक्षी आकाश में उड़ते हैं उसी तरह से इंसान भी आकाश में उड़ सके, और इसके लिए उन्होंने वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण किया कि किस तरह से वो उड़ते हैं, और उसके बाद उन्होंने एक उड़न मशीन का प्रतिरूप भी बनाया। बताते हैं कि आगे चलकर इसी को बेस बना करके हवाई जहाज भी बना। तो लियोनार्डो दा विंची का जो मुख्य सपना था वो यही था कि वह पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकें। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के 3 इंपॉर्टेंट स्रोत किए। इनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। ऑल द बेस्ट।